अगर करीब से की जाए बात अगर करीब से की जाए तो सांसों की खुशबू भी पहचानी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरान क्लिनिक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे और सेहत जैसी नेमत से आरास्ता होते हुए खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा, बात करते हैं खुशगवार की या फिर जो है ना वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इसकी, तो अक्सर ये ख्याल जो है वो किया जाता है कि भाई अगर कोई सोशल इवेंट है, फेस्टिवल है, मीटिंग है, उससे पहले जो है ना वो महंगे परफ्यूम लगाने हैं और जो है वो बॉडी स्प्रेस वगैरह यूज़ करने, ताकि जो आसपास हमारे लोग आएँ उनको वो मतलब खुशबू से जो है वो खुशगवार और वो चीज़ें फ़ील हों। लेकिन इस जो है वो लाइफ की रेस में एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो है ओरल हाइजीन, यानी अपने जो है ना ओरल केविटी, मुंह का ख्याल रखना। अच्छा, उस लापरवाही का नतीजा ये होता है कि कभी कभार जो है वो मुंह से बदबू आती है, जिसको हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में जो है वो हेलिटॉसिस कहते हैं, यानी मुंह से जो है वो बदबू आना, बैड स्मेल होना। तो उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्यों होती है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें जो है वो हो सकती है। एक तो चीज़ बिल्कुल जो है ना वो मैं कहूँगा कि भाई हकीकत है कि अगर कोई पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट वगैरह इस तरह का अगर कोई इस्तेमाल करे तो वो तो है ही है। लेकिन अगर प्रॉपर ब्रश ना करें या फिर जो है ना कुछ इस तरह की डिजीज़ भी होती हैं कि जिसकी वजह से ये जो है वो बीमार मतलब मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। आया ये बीमारी है या किसी बीमारी की अलामत है, इस पर हमारी जो है वो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। और उसके लिए हमारे पास डेंटिस्ट्री फील्ड के जो है वो टैलेंटेड डॉक्टर यंग भी है। अच्छा, यंग इस मामले पे ना काफ़ी कॉन्शियस भी होते हैं, तो हमने भी यंग डॉक्टर को बुलाया है और माशाल्लाह से अपने पेशेंट के साथ काफ़ी सिंसियर है, फील्ड के साथ काफ़ी सिंसियर है। डॉक्टर सैयद अवैसुर रहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद है और इस पर हम जो है ना वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? जी, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मखदूम। बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर, प्रोग्राम मेरान क्लिनिक में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी फ़ख्र है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जो है वो डेंटल के मुतालिक जो है वो इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, असल में देखिए ना कि टेली हेल्थ आजकल जो है वो दुनिया काम कर रही है टेली हेल्थ पे, यानी एक किसी भी उसमें बैठकर आप जो है वो लोगों को हेल्थ से रिलेटेड उसके उसमें जो है वो आगाही दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें माउथ की या ओरल कैविटी की, तो उसको ये कहा जाता है इट्स अ गेटवे टू हेल्थ, यानी वो जिस्मानी जो सेहत है उसका दरवाज़ा है। तो कभी कभार इस तरह से होता है कि ये जो मुंह से बदबू आती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हेलिटॉसिस भी बोलते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हेलिटॉसिस जो बीमारी है वो, अच्छा, हेलिटॉसिस जो मुंह से बदबू आती है वो कोई बीमारी की वजह से आती है, ये क्या कंडीशन है और उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर मखदूम, ये हेलिटोसिस जो है वो आम ज़ुबान में अगर बोला जाए, तो उर्दू में बोला जाए, तो ये एक मुँह से बदबू आने की शिकायत। ये एक कॉमन मसला है हमारे माशरे का, क्योंकि इसकी जो वजूहात जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहले ये फिज़ियोलॉजिकल हो सकती है। यानी आपने कोई कुछ खाना खाया है और आपने ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं की, तो इस वजह से भी और तवील अरसे तक जो है ये मसला सफाई का नहीं हो रहा, तो ये बदबू आती है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो है, जो दूसरी इसकी टाइप है, वो है पैथोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो आती हैं। एक होती है मुंह के अंदर, जिसको इंट्राओरल कहते हैं, और दूसरा आता है एक्स्ट्रा ओरल, जो कि मुंह के बाहर अलावा से है, बाहर बाहर से, से आते हैं, सही। यानी बॉडी के किसी हिस्से से। अच्छा, तीसरी जो है इसकी टाइप, वो है साइकोजेनिक, या इसको हेलिटोफोबिया भी कहा थोड़ा जा सकता है। नक्सियाती तौर पर इंसान जी का जी, जो एक बिल्कुल वहम बिल्कुल गुमान बिल्कुल, हो इस इससे बिल्कुल रिलेटेड। ऐसे ही है। तो इंट्रा ओरल जो है वो बहुत सी इंट्रा ओरल यानी माउथ के अंदर कोई बीमारी होगी आपके, यानी जिंजवाइटिस वगैरह, पेरियोडोंटाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, इस इन वजूहात की वजह से। एक्स्ट्रा ओरल बाकी सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, या अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, या लिवर डिजीज़ हो गई। और साइकोजेनिक में आ जाता है आपके, यानी इंसान होता नहीं है मौजूद वो, यानी बदबू मुंह से आ नहीं रही होती, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील हो रहा होता है कि मुंह से मेरे बदबू आ रही है, और वो एंजाइटी का बना हुआ रहता है। मतलब उसका कि जो है ना हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, ऐसे बिल्कुल। इस तरह से बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बात बताएं कि डेली बेसिस पर हम कुछ जो वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, यानी खाना ले रहे होते हैं या फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो इस तरह की कोई भी ड्रिंक्स, वेजिटेबल या खाना भी होता है कि वो ले बंदा और उसके बाद भी उसको जो है वो बदबू महसूस हो जाए? जी जी बिल्कुल डॉक्टर मखदूम, इसमें जो होता है, जब एक शख्स जो है वो खाना खा रहा होता है, जैसे कि मोस्टली ये कॉज करते हैं प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन रिच डाइट हो, उसमें लो कार्ब्स हों, वो कॉज कराती हैं। जैसे गार्लिक अनियन हो गया, जिंजर हो गया, या स्पाइसी फूड्स लोग लेते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि जब वो खाते हैं और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई, तो वो खाना जो है वहीं पे फंस रहा होता है, और उसके बाद जो है वो उस पर बैक्टीरिया एक्ट कर रहा होता है, यानी जो जरासीम, जैसे आम जबान में हम लोग जरासीम बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो एक्ट करता है और वो वॉलेटाइल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। तोड़ता है, जो तोड़ता है अमाइनो एसिड्स के अंदर, जो कि एक छोटे कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, हिस्से ज़र्रात होते हैं। उससे जो है वो वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स, यानी सल्फर कंपाउंड्स निकलते हैं, और मोस्टली जो है मिथाइल मरकप्टान्स और हाइड्रोजन फ्लोराइड गैसेस और कंपाउंड्स निकलते हैं, जो कि असल कॉज हैं मुंह से बदबू आने का। चाय कॉफी वगैरह से भी मुंह से बदबू आती है, या फिर वो जो साइकोजेनिक वाला हमारा एक पार्ट था कि सिर्फ हमें महसूस होता है कि बदबू आ रही है लेकिन वो होती नहीं है? नहीं, बिल्कुल, चाय और कॉफ़ी वगैरह जो सबसे ये जो हम पीते हैं, और इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये करवाती हैं ज़ीरोस्टोमिया, यानी कि मुंह खुश्क करवाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मुंह खुश्क होता है तो बैक्टीरिया जो जरासीम है, जरासीम जो है वो हमारे माउथ में मोस्ट एक्टिव और बहुत ही असरअंदाज होता है, और बहुत ज़्यादा जो है उसकी एक्टिविटी उसमें होती है। तो उससे क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन ज़्यादा जल्दी करता है और रहता है। तो हमें ज़्यादा चाहिए ये कि अगर जैसे कॉफ़ी वगैरह या चाय पी रहे हैं तो इसको लिमिटेड करें, अगर पीते भी हैं तो बहुत लिमिटेड कर दें, और अगर पी लिया है तो कोई शुगर फ्री च्युइंगम्स वगैरह ले लें, जिससे जो है वो सलाइवरी फ्लो जो है वो आपका बरकरार रहे। अच्छा, इस पर आपने एक बात जो च्युइंगम वाली कही तो उससे भी मुझे एक चीज़ जो है वो याद आती है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर लोगों को बदबू फील होती है तो काफ़ी सारे लोग च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो अगर आसान अल्फाज में बोलूँ कि एक छोटा इलायची होता है वो खाते हैं। तो क्या उसके खाने से उसका कोई बेनिफिट होता है, या आगे चलकर लॉन्ग टर्म में जो है ना उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर मजीद वही बदबू जो है ना वो मतलब पैदा करने का बायस बन सकता है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मखदूम, असल में क्या होता है कि जब लोग च्युइंगम्स वगैरह समझते हैं कि ये खा लेंगे तो मुंह से बदबू चली जाएगी, तो होता ये है कि अच्छा, च्युइंगम्स से मेरा मुराद था कि शुगर फ्री, हम्म। अगर शुगरी च्युइंगम्स लोग मोस्टली जो है ना शुगर वाली च्युइंगम्स ले रहे होते हैं, तो उससे जो है वो कैविटी का मजीद खदशा बढ़ता है, और कैविटी से जो है वो मजीद जो है वो हेलिटोसिस का जो मुंह से बदबू आने का है वो हो जाता है। और इसके बाद आपने बात की कि लोग जो हैं वो लौंग, इलायची या दालचीनी ये सब भी यूज़ कर रहे होते हैं, या बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, गार्गल्स कर रहे होते हैं, उसके गरारे कर रहे होते हैं। तो ये वक्ती तौर पे तो असरअंदाज हो सकता है, लेकिन असल जो उसका कॉज है हमें वो पकड़ना होता है। कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ पर आपने बताया कि कुछ हमारे पास ओरल कैविटी की जो है ना वो डिजीज़ेज़ होती हैं, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, उसकी वजह से भी मुंह से जो है वो बदबू आती है। इसके अलावा और भी जो है वो हमारे पास कॉजेज़ हो सकते हैं, सिर्फ यही कॉजेज़ हैं? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मखदूम, मैंने जैसे कि पहले आपको शुरू में बताया कि इसका इंट्रा ओरल हो सकता है या एक्स्ट्रा ओरल हो सकता है। तो इंट्रा ओरल में जिंजवाइटिस है या पेरियोडोंटाइटिस है, इसके अलावा अल्सर्स हैं, ज़ीरोस्टोमिया एक कॉज हो सकता है, मुंह खुश्क रहना जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई इंट्रा ओरल, या कैंसर्स हो गए, इंट्रा ओरल कैंसर्स हो गए, या तो ये हो गए, कैविटी हो गई, ठीक है, ये हो गए इंट्रा ओरल। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा ओरल की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा ओरल में हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें कीटोन बॉडीज जो ब्रेक डाउन होती है, तो वो कीटोनिक ब्रेथ कैसे कहते हैं, इसको मेडिकल टर्म में कीटोनिक ब्रेथ कहते हैं। तो यानी अगर आम जबान में हम बोलें तो फ्रूटी स्मेल, यानी फलों जैसी बदबू एक महसूस होती है कि मुंह में के फलों जैसी बदबू आ रही है, तो वो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो है वो इस वजह से जो है वो बदबू आ रही है। इसके अलावा अगर किडनी से रिलेटेड कोई इशू आता है तो उससे हमारे पास अमोनिया लाइक स्मेल आ रही होती है, यानी कि अगर आम ज़बान में बोला जाए तो मेटालिक या लोहे टाइप की या इस तरह की जब वो बदबू लोहा आ रही होती पिघल है, जाता है तो लोहा उसके बाद पिघल जो जाता स्मेल है, आती बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, इसके अलावा अगर लिवर यानी जिगर का कोई मर्ज होगा तो उसमें जो है वो बदबू किस तरह की होगी, मस्टी और एक मछली जैसे सड़ जाती है, इस तरह की बदबू आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ हो तो पस लाइक स्मेल आ रही होती है, अच्छा, ये अब होता है। कोई भी पेशेंट है उसको जो है ना वो मतलब कोई और बीमारी से जो है ना वो फॉर एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि उसको कोई और बीमारी नहीं है, आपके पास जो है ना वो ओपीडी में वो प्रेजेंट करता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से बदबू आ रही है,
और आप इसका जो है ना वो मुझे बताएं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। मतलब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो बिल्कुल। क्या एक तरीक़ेकार होता है उस पेशेंट को जो है ना वो डायग्नोसिस तक लेके जाना, क्या है जो उसके मुँह के से बदबू आ रही है वो क्या-क्या? यानी मैं अगर थोड़ा-सा ईज़ी कर दूँ अपने क्वेश्चन को तो मैं हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन उसके जो है ना वो पॉइंट्स या फिर इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करके हम उसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जी, बिल्कुल डॉक्टर मौजूद, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले शिकायत कर रहे होते हैं जब, तो हम लोग सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि अभी हिस्ट्री में जो है हम लोग पूछते हैं उनसे कि आपकी ब्रशिंग कितनी है, क्या किस तरह करते हैं, कितने टाइम करते हैं, और इसके अलावा फ्लॉस करते हैं नहीं करते, पान छालिया गुटखा या इस तरह की कोई चीज़ तो यूज़ नहीं करते, डाइट कैसी है, बैलेंस्ड है नहीं है, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो ये सारी ये हो गई है आपके सबसे पहले हिस्ट्री। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मतलब आगे चलते हैं एग्जामिनेशन पार्ट पे। एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसमें हम लोग सबसे पहले जो टेस्ट है वो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट है। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट क्या है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि 15 सेकेंड कुछ सेकेंड तक जो है वो सांस अपनी गहरी सांस लें, और उसके बाद 15 सेकेंड तक जो है वो उसको होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने के बाद जो है उनसे बोलते हैं कि अपना मुंह जो है वो थोड़ा बड़ा खोल लें बस। ठीक है, सांस ना बाहर निकालनी है ना लेनी है। ठीक है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से जो डेंटिस्ट है या एग्जामिनर जो है वो आपको वो स्मेल करता है कि वो आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद फिर अगर उसके बाद जो है वो फर्दर मूव कर रहा होता है। एक्चुअली बेसिकली ये ग्रेडिंग अच्छा, सिस्टम। डॉक्टर साहब हम जो है ना यहाँ पर एक जो है वो वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हम इस ब्रेक के बाद इसकी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी हेलिटोसिस यानी मुंह से बदबू आना, और डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि अगर पेशेंट हमारे पास जो है वो ओपीडी में आता है तो उसको किस तरह से हम चेक करेंगे कि जो है ना वो उसकी बदबू आ रही है। तो उसका एक टेस्ट का बता रहे थे डॉक्टर साहब, अगर आप दोबारा से वो टेस्ट का हमें बता दें कि वो क्या टेस्ट होता है और किस तरह से उसको किया जाता है ओपीडी में। जी बिल्कुल, सबसे पहले ये टेस्ट जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट से जो है बोलते हैं कि 15 सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के लिए जो है गहरा सांस लें एक, और 15 सेकेंड्स के लिए जो है वो उसको रोक लें। ठीक है, और अपना मुंह जो है वो चौड़ा खोल लीजिए। और डेंटिस्ट जो होता है या एग्जामिनर जो होता है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से उसको स्मेल करता है। और इसके बाद जो है वो एक्चुअली ये ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि 0 से 5 तक का है, और इसमें जो है वो ग्रेड्स आते हैं। तो 15 के बाद जो है वो अगर आ रही होती है तो डेंटिस्ट फर्दर या एग्जामिनर फर्दर मूव करता है टू 30 सेंटीमीटर 30 यानी 30 सेंटीमीटर के फासले पे, और उसको फिर ग्रेड, ताकि हम मूव कर सकें कि ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है या ग्रेड 5 तक जा रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो बदबू आ रही है। आती है। अच्छा, अब फ़र्ज़ ये करते हैं कि पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोज़ कर दिया, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, ट्रीटमेंट को ना हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से भी बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि अगर इंट्रा ओरल है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, एक्स्ट्रा ओरल जो आपने बताया उसकी क्या-क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, और अगर बदबू आ नहीं रही, एक साइकोजेनिक इफ़ेक्ट जो आ रहा है, तो उसकी क्या-क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? अच्छा, अच्छा, इसके अलावा इसी में एग्जामिनेशन में मैं थोड़ा-सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो ये टेस्ट हो गया था आपका, इसके बाद अलावा हेलीमेट्री टेस्ट भी हम लोग करते हैं, और एक इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो हेलीमेट्री टेस्ट में जो है वो सल्फ़र कंपाउंड जो मैंने किया था कि जो बैक्टीरिया जब ब्रेक डाउन करता है तो वो सल्फ़र रिलीज़ होते हैं। तो वो बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कि चेक करती है कि सल्फ़र कंपाउंड्स कितनी मकदार में हैं, और वो फिर रिएक्ट करती है और वो बताती है हमें। इसके अलावा जो है वो बार्नर टेस्ट होता है, और गैस क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसीजर है इन दोनों का। तो ये डिटेक्ट करते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया है माउथ में या नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, और कितनी मिकदार में है, तो ये वो उससे होता है। अच्छा, सही। इसके अलावा आपने मुझसे पूछा कि साइकोजेनिक है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए और इनको कैसे ट्रीट किया जाए। तो साइकोजेनिक जो है वो बेसिकली ट्रीटेबल बिल्कुल है, और इसको ऐसे हम लोग लेते हैं कि अगर पेशेंट आता है और हमसे बोलता है कि
डॉक्टर साहब हमारे पास हमारे मुंह से जो है वो बदबू आती है, लेकिन हम जो है वो क्लिनिकल टेस्ट और हिस्ट्री वगैरह से हमें वो जो उसको आपने बताया पता नहीं 15 चलता। सेंटीमीटर से जी जी, बिल्कुल फासले पर आप बिल्कुल। उसको पहले चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये टेस्ट वगैरह करने के बावजूद जो है उसका बिल्कुल ज़ीरो नेगेटिव आ रहा है, यानी बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन पेशेंट को इटसेल्फ लग रहा है कि वो है। तो उस पे उससे उसको हम लोग ट्रीट इस तरह करते हैं कि उसको काउंसल करते हैं, बैठा के उसको काउंसल करते हैं, और अगर फिर भी नहीं हो रहा होता तो हम लोग रेफ़र करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। सही। और अगर इंट्रा ओरल कॉजेज है, यानी कोई भी जो है ना वो ओरल कैविटी की डिजीजेज हैं, तो उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, और अगर एक्स्ट्रा ओरल की बात करें तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? देखें, इंट्राओरल अगर है तो आप डेंटिस्ट के पास आप गए हैं तो इंट्राओरल उसको कैसे डील करेगा कि जिंजवाइटिस अगर हो रहा है तो सबसे पहले देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बेड हाइजीन का अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हाइजीन आपकी मेंटेन होगी तो ये मसला आदत तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने मेंटेन रखी हुई है तो, और लेकिन जिसको हो गया है तो वो सबसे पहले ब्रश ब्रश करें ट्वाइस अ डे। एक सुबह जो है रात को सोने से पहले अगर आपने कुछ खाना खाया या कुछ खाया तो बिफोर द बेड आपने ब्रश किया, सोने से पहले फ्लॉस उसको किया, करना सोने से चाहिए। पहले, बिल्कुल बिल्कुल। आपने ब्रशिंग की, फ्लॉस किया। फ्लॉसिंग जो है वो एक पतला सा एक धागा होता है, उसको आपने जो है वो इन दांतों के दरमियान की जो जगह होती है उसमें किया जाता है वो। ठीक है, इसके अलावा आपने ब्रशिंग हो गई, फ्लॉसिंग हो गई, माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर ब्रशिंग। और इसके अलावा आपने हर 6 मंथ बाद जो है वो अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है और अपनी टीथ क्लीनिंग करवानी है, यानी दांतों की सफाई करवानी है आपने। लाजमी है हर 6 महीने बाद जो है वो डेंटिस्ट विज़िट करें, अगर नीड होती है तो वो सफाई की ज़रूरत बिल्कुल होती है 6 महीने बाद। और इसके अलावा अगर आपको ज़ेरोस्टोमिया हो रहा है, यानी इन सब ये बाकी मसले नहीं हैं, लेकिन आपको जो है वो मुंह खुश्क वैसे ही रहता है या किसी वजह से, तो उसके लिए जो है वो आप शुगर फ्री च्युइंगम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, शुगर फ्री का भी ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अगर कोई भी शुगर वाली यानी मीठी जो चीज़ खा रहे हैं, तो उसके बाद यही होगा कि वो जो है वो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वो जो कंपाउंड पे फिर उस वजह से भी जो है वो मुंह से बदबू आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर मुझे ये बता दें कि जैसे पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको बताया कि 15 सेंटीमीटर के मुफासले से या फिर डिस्टेंस से आपने उसका चेक किया, घर बैठे भी अगर जो है ना वो कोई शख्स है, तो वो इस चीज़ को किस तरह से कंफर्म कर सकता है कि आया ये मेरे मुंह से बदबू ही आ रही है या मेरा वहम है? तो इस तरह की भी कोई टेक्निक्स है कि जो घर पर बैठकर लोग उसको जो है वो कर सके? जी बिल्कुल, घर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या होता है कि आपने अपना ऐसे हाथ लेने हैं और उसको मुँह के ऐसे हाथ लेके ना मुँह के आगे रख के, जो तले हैं आपके हाथ के, इस पे जो है वो आपने ब्लो करना है, यानी फूँकना है, और उसके 3 से 4 सेकंड के बाद जो है वो आपने उसको स्मेल करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मेल किस तरह की आ रही है, तो वो आपने फिर आके डेंटिस्ट से विज़िट करना है और आपको फिर वो सारी चीज़ें बतानी है जो कि हिस्ट्री में आपने उनको बतानी है। और इसके अलावा आप जो आप फ्लॉस कर रहे हैं वो करके, या टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल मैं कहूँगा, टंग टंग की सफाई भी आपने करनी है। ठीक है, और उसको जो है वो आप जब करते हैं तो उसकी स्मेल लेनी है। तो ये सारी स्मेल्स आप लेके आप एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका किस वजह से हो रही है। बाकी जब आप डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि आया वो कैविटीज़ की वजह से हो रही है या तो वो बाकी मसले हाथ हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी क्लियर कर दीजिएगा आप कि प्रॉपर जो ब्रशिंग टेक्निक है वो क्या होती है, और अगर जो है वो आप कह रहे थे कि इसके लिए हमें जो है वो फ्लॉस यूज़ करना चाहिए या फिर जो है ना वो माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, तो वो किस तरह के जो है वो होते हैं? एक तो हम ब्रांड के नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पर, लेकिन हम अगर उनकी कंपोजिशन बताएं कि लेने से पहले अगर बंदा उसको वो देखे कि अच्छा टूथपेस्ट की जो है वो ये वाली कंपोजिशन है, माउथ वॉश की, फ्लॉस की ये वाली कंपोजिशन है, तो वो उस चीज़ को ख़रीद लें। जी, बिल्कुल देखें, पहले तो आपको मैं ये बताऊँ कि कॉम्पोज़िशंस बता देता हूँ। देखिए, टूथपेस्ट वो सेलेक्ट करें, अब डिपेंड करता है टूथपेस्ट किस तरह का है। अगर आपके गम्स यानी जो मसूड़े हैं वो ब्लीडिंग होती है, तो आप ब्लीडिंग गम्स के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ करें। अगर आपके दाँतों में जो है वो सनसनाहट महसूस होती है, तो आप सनसनाहट जो महसूस होने वाले बहुत सारे सेंसिटिव टूथपेस्ट होते हैं, एंटी सेंसिटिव, वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो नॉर्मली भी आप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि 1/1000 पार्ट्स पर मिलियन ये फ्लोराइड की कंटेंट होना चाहिए, तो वो बेस्ट है आपके पास टूथपेस्ट कोई सा भी हो। ठीक है, कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 1/1000 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, ये अगर कॉम्पोजिशन है फ्लोराइड की तो वो बेस्ट है।
अच्छा, प्रॉपर ब्रश अच्छा जो है ना उसकी क्या टेक्निक होनी चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले मैं आपको माउथ वॉश का भी बता दूँ। अच्छा, माउथ वॉश जो है वो नॉन अल्कोहलिक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक जो है वो हर ब्रशिंग के बाद जो है वो आपने माउथ वॉश करना है नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहल फ्री, यानी जिसमें अल्कोहल ना हो। अल्कोहल वाले एक्चुअली स्टेन्स पैदा करते हैं और वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। अच्छा, अभी आपने बात की कि टेक्निक की, तो टेक्निक जो है वो वैसे तो बहुत सारी हैं। लोग जो है वो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में जो है वो लोग सिंपल ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टली जो है या ऐसे सीधा सीधा करके बस कर देते हैं, और वो भी चंद सेकंड्स के लिए कर रहे होते हैं और बिल्कुल। ज़्यादा देर तक नहीं करते, बस मतलब भुगताने वाली बात हो जाती है। तो बेसिकली जो है वो उसको, इसका जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है वो इस तरह है कि 45 डिग्री के एंगल पे आपने उसको टूथपेस्ट को होल्ड करना है, ठीक है। गम्स और टूथ के दरमियान 45 डिग्री का एंगल ऐसे रखना है। नीचे अगर जैसे ऊपर की आप सफाई कर रहे हैं तो इस तरह आपने पकड़ना है इस टूथपेस्ट को, और आपने सर्कुलर मोशन में यानी क्लॉकवाइज मोशन में उसको आपने मूव करना है। हर टूथ के लिए इसी तरह होगा, और एक स्ट्रोक जो है वो नीचे डाउनवर्ड देना है, ताकि जो इंटरडेंटली भी अगर कुछ फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। लेकिन इससे मोस्टली जो है वो इंटरडेंटली तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिसल्स जो हैं वो, अच्छा ब्रिसल्स जो हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड ना हो, ताकि वो इफेक्ट ना करें गम्स को, जो है वो ट्रॉमा मतलब जो नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो हल्के नरम जो जिसके निकले होते हैं ब्रिसल्स, वो आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरडेंटली यानी जो दांतों के बीच में जो खला या जगह मौजूद है, उसके लिए जो है वो आप फ्लॉस कर सकते हैं, यानी एक धागे नुमा होता है, उसको हाथों में ऐसे करके उंगली में किया आपने। अगर ऊपर वाला कर रहे हैं तो अपने दोनों जो आपके अंगूठे हैं हाथों के, उसको ऐसे होल्ड करके कंट्रोल करना है, और दांत के बिल्कुल गम्स पे आपने नहीं करना, क्योंकि उससे जो है वो आपके गम्स को इरिटेशन होगी। आपने टूथ के साइड पे करना है, मतलब जो टूथ की साइड्स हैं, वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं दांत की, उस पे करना है, ठीक है। इस हर हर टूथ पे इसी तरह बिल्कुल करेंगे। नीचे के अगर अंदर अंदर कैसे किया जाए, तो अंदर के लिए जो स्ट्रेट आपने रख के इस तरह करना है, ठीक है। तो पूरा आगे पीछे अच्छी तरह सफाई करनी है, इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारे लोग हमारे पास जो है वो ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, फिर जो है वो टूथ या फिर टीथ ट्रांसप्लांटेशन भी होती है कि जो हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के अगर दांत टूट जाते हैं तो वो जो एक सिंथेटिक टीथ होते हैं वो हम जो है वो लगवाते हैं। तो क्या उसके बाद भी मुंह से बदबू आती है, क्योंकि वो भी जो है वो लेबॉर्ट्री में इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, या फिर उनसे की जो मतलब एक मैं अगर बात करूँ बनावट कंपोजिशन इस तरह से होती है कि उनसे कभी भी बदबू नहीं आती? देखें, बिल्कुल ये अब इससे होता है, लेकिन ये अब इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि इससे हम लोग भागने शुरू हो जाएं, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल जब दांत निकल जाता है तो ये कोई भी आप प्रोस्थेसिस जैसे कहते हैं हम लोग, या कोई मसनूई दांत जो है वो, या कोई चीज़ जो है दांत जो है लगाना लाजमी होता है, क्योंकि अगर एज आपकी कम है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दांत हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, और उस फेस को बिल्कुल मतलब समझें आप टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और आपने बात की ब्रेसेस की और इम्प्लांट्स के रिलेटेड, तो ब्रेसेस में ये होता है कि जब आपके ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो मोस्टली लोग जो है वो सफाई सही से नहीं हो पाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो फंस जाते हैं, और इम्प्लांट में जो है वो प्लाक जमा हो जाता है। इम्प्लांटेड जो टीथ होता है उसके अराउंड जो है वो प्लाक एक्यूमुलेट होता है, जो कि आगे चल के कैलकुलस बना देता है। तो इसकी सफाई के लिए चाहिए हमें कि ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज़ आते हैं, फ्लॉसर्स आते हैं, तो वो उसकी किट ली जाए और उससे जो है वो अच्छे से सफाई रखी जाए, तो बिल्कुल ये जो है वो कर सकते हैं। डेंचर्स वेयरर्स के लिए जो है वो इस तरह है कि मोस्टली जो पीपल हैं या जो लोग हैं हमारे, वो डेंचर तो वेयर कर लेते हैं, यानी डेंचर मतलब जो डेंचर वेयर कर लेते हैं, लेकिन उसके सफाई सही से नहीं रख पाते हैं, वो लगाए रखते हैं या उस बहुत ख़राब हो जाता है, बिल्कुल 10 साल से यूज़ कर रहे हैं या 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी सफाई बिल्कुल नहीं रखी हुई, तो अक्सर वो भी जो है वो उसमें भी जो है वो प्लाक या कैलकुलस एक्यूमुलेट हो जाता है, बैक्टीरिया वहाँ पे खाना फंसता है, और जैसे मैंने बताया कि खाना फंसने की वजह से जो है वो जाहिर सी बात है वो एक फिर उस पर बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया काफ़ी आ सारे जाते जो है हैं, वो और सारे इसकी करते वजह हैं। से जो है वो बन जाता है, तो वो कॉज असल कर रहा होता है। काफ़ी लोग जो है वो इस वजह से भी डेंचर वेयर मतलब डेंचर वेयर्स के लिए वो मसला पेश आता है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर एक जो है वो वक्त हुआ ब्रेक का, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारी बात चल रही थी हेलिटोसिस यानी मुंह से बदबू आना, और उस पर जो है ना वो अब हम ये वाली बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बता दें कि ये जो ब्रेसेस लगाते हुए हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, या फिर जो प्रोस्थेसिस वाला पूरा एक जो है ना वो आप लोगों का प्रोसेस होता है, उनके बाद भी मुंह में बदबू आती है, और अगर जो है ना वो बदबू आती है तो उसको फिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या फिर यह है कि वो ब्रेसेस को चेंज करवाना पड़ता है, इस पर आपका क्या राय है? जी देखें, बिल्कुल मखदूम भाई, होता ये है कि जब पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जब अच्छा, ये सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट जो है वो जब आपका दांत जब रिमूव होता है तो लोग वो मोस्टली जो है प्रोस्थेसिस लगवाते हैं, और वो जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और उसमें क्या होता है कि जब आप प्रोस्थेसिस लगवाते हैं तो उसकी सफाई सही से नहीं हो पाती, यानी ओरल हाइजीन को ख्याल नहीं रखा जाता वो। बल्कि जब प्रोस्थेसिस लगता है या कोई भी इम्प्लांट या कोई क्राउन वगैरह लगवाते हैं, ब्रिज या डेंचर वेयर करते हैं, तो उसके बाद या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें और ज़्यादा ज़रूरत होती है सफाई का ख्याल रखने की, क्योंकि उसमें क्या है कि जब आपके मज़ीद जो है वो एक्सटर्नली यानी बाहर से जो है वो एक मसनूई चीज़ आगे लग गई है, और स्पेस ज़्यादा बन गई है कि बैक्टीरिया वहाँ पे जमा हो और खाना जमा हो और बैक्टीरिया वहाँ पे एक्ट कर सकें। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो है वो कॉलोनाइज यानी बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ जाती है, और लोग जो है वो सफाई का सही से ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये बदबू पैदा होती है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट पे अब आते हैं। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे है कि आपने ब्रशेज़, इसके ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज़ आते हैं, फ्लॉसिंग का आते हैं, तो वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, आपको आपके डेंटिस्ट से पता चल जाएगा, आप किट आती है। इसके अलावा अगर आपने जैसे इम्प्लांट करवाया हुआ है तो इम्प्लांट के अराउंड जो है वो प्लाक एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसमें उसके बाद जो है वो अगर मज़ीद नहीं किया जाए तो वो कैलकुलस की सूरत में आता है और वो इन्फेक्शन कर रहा होता है। और ये हो गया। इसके अलावा डेंचर वेयर्स जो कि उतारने चढ़ाने वाले दांत जो लगवाते हैं लोग, तो ज़्यादातर लोग जो है उसको पहने रखते हैं, जबकि होता ही है कि रात को उसको पानी में डाल दिया जाए और निकाल के सुबह उसको वेयर किया जाए। उसको जब हर खाने के बाद उसकी सफाई की जाए अच्छे से, एक प्रॉपर वे में उसको जो है ना वो प्रॉपर वे साफ में। कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से हमारे नाज़रीन के लिए जो आखिरी मैसेज होगा वो क्या है कि हेलिटोसिस यानी मुंह से जो बदबू आती है उससे कैसे बचा जाए, और जो है वो किस तरह से वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, अगर जो है वो फॉर एग्जांपल उनको वो चीज़ होना भी शुरू हो जाती है, तो आया क्या उनके लिए जो है ना वो है कि वो फर्स्ट स्टेप में क्या क्या करना चाहिए? आया घर पे ही बैठकर जो आपने होम रेमेडीज़ बताई उस पर काम करें, या फिर उनको एज सुन एज पॉसिबल किसी डेंटिस्ट के पास, या फिर अगर उनको कोई डिजीज़ हैं तो वो किसी अच्छे एमबीबीएस या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास चले जाएं, तो आखिरी आपका जो मैसेज होगा वो क्या होगा? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर मुँह से बदबू आने की शिकायत है तो बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन या ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब क्या करूँ, मेरी बदबू आती है। लोग जो है वो आप बहुत सोशल डिस्टेंस हो गए हैं लोगों से, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जितना भी कर लूँ मुँह से बदबू आती रहती है, अब मैं कहीं भी जा भी नहीं सकता, शादी में नहीं आ सकता। तो इसके लिए जो है वो आपको मेरा यही मैसेज है कि इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से मिलकर इस मसले को आराम से हल करें प्रोफेशनली। डेंटिस्ट आपकी समझेगा, इमोशनली आपको समझेगा और इसका असल हल बताएगा। अगर वो इंट्रा ओरल है तो आपको डेली रूटीन बता देगा। ओरल हाइजीन का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। लेकिन अगर घर बैठे जो है वो रेमेडीज़ बिल्कुल असरअंदाज होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन अगर वो कॉज किसी जरासीम या किसी कैविटी की वजह से नहीं हो रहा तब वो काम करती हैं। लेकिन अगर मज़े आए जा रही है, बदबू जो है वो रोज़ मामूल का हिस्सा बन चुकी है, तो उसमें आपको जो है वो अपने डेंटिस्ट से रुजू करना चाहिए। और डेंटिस्ट जो है वो अगर आपका अंडरलाइन कॉज सिस्टमिक है, यानी कि बॉडी के बाहर जैसे डायबिटीज़ या इन तरह की बाकी बीमारियां हैं, तो वो आपको फिर रेफ़र करेंगे किसी अच्छे जनरल फिजिशियंस के पास, जो कि आपकी जो बीमारी का रूट कॉज है, यानी जो असल जड़ है बीमारी की, उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। जी, जी, बिल्कुल। वो यही है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो हमने बार बार बात की कि ब्रश यूज़ करें, प्रॉपर जो है ना वो दांतों को जो है ना वो साफ़ करना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस फोबिया से भी ब्रश इस्तेमाल नहीं करते। वो जब यूज़ करते हैं तो उनको दर्द होता है, दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर इस चीज़ से बचना चाहे तो एक आम आदमी कैसे बच सकता है? देखिए, एक आम आदमी के लिए ये कहना चाहता हूँ मैं कि
मोस्टली अब असल वजह क्या है हमें वो पता चल करनी है। तो असल जो है हम जब हम लोग जो है वो भागते हैं कि ब्रशिंग करता हूँ, तो जब मैं ब्रश करता हूँ तो मुंह से खून आता है या दर्द होता है, या जब मैं लगाता हूँ तो मेरे गम्स में वो होता है। तो देखिए अगर ऐसा आपको हो रहा है तो हो सकता है आपको जिंजवाइटिस या पहले से जो है वो इशू हो रहा हो, और जिसकी वजह से, क्योंकि आपने ओरल हाइजीन पहले से मेंटेन नहीं रखी हुई, जिसकी वजह से यहाँ तक मामला आ रहा है। ठीक है, और पेन अगर हो रहा है तो हो सकता है कि वो सेंसिटिविटी का पेन हो, या हो सकता है कि वो मजीद जो है वो कोई कैविटी हो गई है आपके मुंह में, तो उसकी वजह से जो यानी है वो उसके लिए भी पेन हो डॉक्टर रहा से हो। रुजू करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर अवैस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह से काफ़ी कारामद गुफ्तगू हुई हमारी, कि जिस पर हमने जो है वो बात की कि हेलिटोसिस क्या है। अगर मुख्तसर तौर पर बताऊं कि इस प्रोग्राम की समरी क्या है, तो उसमें यह है कि सबसे पहले हमने कॉजेज़ की बात की। कॉजेज़ में हमारे पास इंट्राओरल यानी कि मुंह की बीमारियां हो सकती हैं, एक्स्ट्राओरल यानी हमारे पास अगर गुर्दों की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी डिफरेंट स्मेल्स आती हैं। और डॉक्टर ने हमें बताया कि किस तरह की स्मेल होती है और किस तरह से जो है ना वो चीज़ आए, तो हम फिर उसको जो है वो समझ सकते हैं कि अच्छा ये इसका कॉज या रीज़न ये हो सकता है। फिर उसके बाद हमने जो है ना वो बात ये की कि इस तरह से कैसे आपने करना चाहिए। तो अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं उसमें यह है कि अगर आप च्युइंगम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी शुगर फ्री हो, क्योंकि शुगर फ्री डाइट आपको बेसिकली मुंह में बदबू होने यानी हेलिटोसिस से जो है वो बचा सकती है। उसके बाद फिर ये बात आई कि भाई प्रॉपर जो है ना वो ब्रश करना, दांतों को साफ़ करना, यानी सोने से पहले आपने उस चीज़ को जो है वो ज़रूर करना है। और फिर उसके बाद जो है वो इस पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि सुबह को आप उठ रहे हैं और जो है वो नाश्ता किया, उसके बाद आपको जो है वो ब्रश करना चाहिए। फ्लॉस का भी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताया हमें। और फिर ये है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हों, जैसे माउथ वॉश है, फिर उसमें फ्लोराइड और ये सब तमाम चीज़ों की जो है वो क्वांटिटी बताई। तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जो कि मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, कि जो पान, छालिया, गुटखा इस तरह का जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके लिए भी ये है कि वो सिर्फ जो है ना वो ना सिर्फ मुंह में बदबू और उसकी जो है वो सबब बनता है, बल्कि वो जो है वो जो ओरल कैंसर या फिर जो भी हमारे पास ओरल कैविटी की और सारी बहुत सारी डिजीज़ है, कैविटीज़ वगैरह, उनका भी जो है वो सबब बनता है। तो हमें उस तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। और डॉक्टर अवैस ने इस मामले में बड़ी अच्छी बात भी कही, और जो कि एक जो मैं समझता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिए, जदीद दौर के तकाजा है कि टेली हेल्थ प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर एक स्क्रीन पर बैठकर आपको बताएं कि ये डिज़ीज़ है, उसके ये जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। घर पे बैठकर आप उसको इस तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले तो ये है कि छोटी सी भी अगर साइन है, यानी मुंह से बदबू आना, मैं ये समझता हूँ कि स्टार्टिंग के तौर पर हर बंदा उसको जो है ना वो इग्नोर कर देता है, लेकिन आगे चलकर माइट भी पॉसिबल कोई एक बहुत बड़ी बीमारी की अलामत हो, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। क्योंकि सेहत जो है वो बेसिकली अल्लाह की तरफ से नेमत है और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बहरहाल एक रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स होने की हैसियत से हम जो है वो अपना फ़र्ज़ ये निभा रहे हैं कि एक जगह बैठकर आपको जो है वो इस मामले में अवेयर कर रहे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पर अमल करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस खत्ते को एक सेहतमंद जो है वो खत्ता बनाने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ जो है वो अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम, एक नई डिजीज़ के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।